जय हिंद दोस्तों, 11th स्टैंड 2023 फिजिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास में अपन ने सिलेबस के रिगार्डिंग डिस्कशन यानी कि प्रॉपर रूप से समझा था कि अध्ययन बोर्ड क्या पूछता है, क्या चाहता है और अपने फिजिक्स किस तरीके से पढ़नी है वो अपन समझे थे कि भाई न्यूमेरिकल कितने पूछता है, थ्योरेटिकल कितने पूछता है, किस टॉपिक से कितने सवाल आए, वो सब कुछ अपन ने पिछले वाले वीडियो में डिस्कशन किया था। जिसने नहीं देखा वो पिछले वाला वीडियो देख ले। मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बना ली है, उस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलते जाएंगे। ठीक, जो बाद में जुड़े वो पुराने वीडियो देख सकता है वहाँ से। अब आज अपन जो पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड गतिकी। डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी यानी कि दृढ़ पिंड, डायनेमिक्स यानी कि मोशंस, गति। ठीक है, तो डायनेमिक्स यानी कि चेंज होना, ये होता है ना। इसमें जो टॉपिक है उन टॉपिक की बात करें तो एक्चुअली जो पहला टॉपिक है वो दिया हुआ है टॉर्क, बल आघूर्ण। ठीक, फिर दिया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंपल ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट यानी कि सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण। इसी सीक्वेंस में ये आपको सिलेबस लिखा हुआ है सिलेबस में, लेकिन शायद इनको उल्टा लिखना चाहिए था, इसको पहले लिखना चाहिए था क्योंकि अपन ये पहले पढ़ेंगे। कारण क्योंकि पहले आप जब जड़त्व आघूर्ण पढ़ोगे तभी तो ये बल आघूर्ण आएगा। ठीक, उससे तो फिर आप कोणीय संवेग संरक्षण निकाल पाओगे आगे चीज़ें। तो अपन ऐसे ही पढ़ेंगे, जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग संरक्षण। ठीक, ये रहने वाला है। अब जहाँ तक देखें कि भाई सर इनमें से कोई कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। मैंने बताया ना कि मतलब फिजिक्स में आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं छोड़ना है। जहाँ कुछ एक आध टॉपिक छोड़ना होगा कि हाँ मतलब ये कुछ नहीं है वो मैं बता दूंगा, लेकिन ऐसा कोई है नहीं सिलेबस में कहीं पे। ठीक है, आगे एक आध कुछ आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक, बाकी ऐसा कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बता दूँ आपको 2016 में देखोगे ना तो इस वाले टॉपिक से एक सवाल आया था, फिर इस वाले सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण, इससे एक सवाल आया था। ठीक, और चूंकि 2016 में 3 सवाल आए थे, लेकिन एक सवाल कुछ और था। एक वो एक्चुअली पूछा गया था सेंटर ऑफ मास से, द्रव्यमान केंद्र वाले टॉपिक से पूछा गया था। बात समझ रहे हो? वो कहीं ना कहीं द्रव्यमान केंद्र वाले टॉपिक से पूछा गया था, सेंटर ऑफ मास। हालांकि सेंटर ऑफ मास इन्होंने इसमें शामिल नहीं किया है, लेकिन शामिल करना चाहिए था क्योंकि जब आप रिजिड बॉडी पढ़ते हो तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट है। क्योंकि जब आप जड़त्व आघूर्ण पढ़ोगे उसमें आप अक्षों की जो थ्योरम है वो पढ़ोगे तो वहाँ अपने सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास भी ऐड होना जरूरी था। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अपन सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, भले ज़्यादा डीप में नहीं जाए, भी थोड़ा ही बेसिक पढ़े, लेकिन पढ़ेंगे जरूर सेंटर ऑफ मास, और मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, तो एक सवाल अध्ययन बोर्ड ने ऐसे पूछ लिया 2016 में। फिर 2018 में देखो तो तीनों टॉपिक से एक एक सवाल आया था। ठीक, फिर 2022 में जो 28 वाली शिफ्ट देखो ना तो उसमें इन्होंने एक सवाल तो इससे पूछा था कोणीय संवेग संरक्षण से, एक सवाल पूछा था इसने सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछे थे 2022 वाले में। ठीक है, जो मतलब 28 वाली डेट को, और जो 29 वाली डेट को सवाल पेपर हुआ उसमें एक सवाल इससे, एक सवाल इससे और एक सवाल इससे। समझ गए? तो अब तक कुल मिला के यहाँ से 11 सवाल बने। कितने बने? 11, यानी कि 3 + 3 2 + 3, यानी कि 2016, 18, 2022 की 28 वाली शिफ्ट और 2022 की 29 वाली शिफ्ट। इस 2016 में एक वो किसका सवाल था? सेंटर ऑफ मास वाला था। तो सेंटर ऑफ मास चूंकि मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सेंटर ऑफ मास आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, वहीं से अपन स्टार्ट भी करने वाले हैं। तो ये देख लो सारा मैटर। अब देखो आपको पता है कि भाई डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड गतिकी। एक्चुअली में जब अपन फिजिक्स पढ़ते हैं, जब 11th में पढ़ते हैं चीज़ें, जब 11th में, ठीक है, तब अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अपन स्टार्ट करते हैं मोशन से। जैसे भी सरल रेखीय गति, अपन ये पढ़ते हैं ना पहले टॉपिक सरल रेखीय गति। ठीक, जिसमें अपन ने न्यूटन के नियम वगैरह वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। फिर अपन सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, वृत्तीय गति पढ़ते हैं। फिर अपन फोर्स पढ़ते हैं, बल वगैरह। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं कि कार्य ऊर्जा शक्ति, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, कार्य ऊर्जा शक्ति। और उसके बाद जाके अपन सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, और फिर ये बल आघूर्ण वगैरह दृढ़ पिंड गतिकी अपन पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि अगर सही मायने में देखो तो अपन जब जो जेई लेवल के मतलब
जो एग्जाम है, ठीक है, जो मतलब हायर लेवल के, तो उसमें कहीं ना कहीं जब आप बल आगुण पढ़ोगे तो इसमें ये वाले कॉन्सेप्ट काम में आते हैं इनके। लेकिन चूंकि लेवोशन का सिलेबस इस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है कि आपको इन पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इन पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ तो बता दूंगा भाई, सरल रेखीय गति क्या होता है, वर्ती गति क्या होता है, बल क्या होता है, कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, शक्ति क्या होती है, मोस्टली सभी को पता है, मैं बता भी दूंगा, ठीक। तो मतलब कहीं पर भी ये महसूस नहीं होता कि अपने को बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, समझ गए। यानी कि अपन तो सरल रेखीय गति बोले तो लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ओके। ये अपने जो पीछे वाले टॉपिक है बेसिक, लेकिन खैर इनके ऊपर अपने को जाने की जरूरत नहीं है, ठीक, बात क्लियर। तो अब ये टॉर्क, बल आघूर्ण, ये बाद में टॉपिक आएगा, पहले अपने टॉपिक स्टार्ट है ये जड़त्व आघूर्ण वाला। लेकिन उससे भी पहले मैं कुछ थोड़ा सा आपको बेसिक बताऊंगा, जो ताकि जरूरी है कि आप सरल रेखीय गति, वर्तीय गति, ये सब कुछ डिफरेंस वगैरह थोड़ी बहुत चीज़ें आप समझ जाओ, ठीक है। बल क्या है, बल का मात्रक सभी को पता है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आपको आइडिया दे देता हूँ। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक, सेंटर ऑफ मास। और हाँ, ये जो डायनेमिक ऑफ रिजिड बॉडी है, इसको मैं एक एक शब्द का मतलब मैं आपको समझाने वाला हूँ, और ये दृढ़ पिंड होता क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। पहले मैं आपको ये बेसिक बताऊंगा, उसके बाद सेंटर ऑफ मास पढ़ाऊंगा, ठीक, फिर उसके बाद अपन मूव करेंगे दृढ़ पिंड गति की भी। एक तरीके से अपन एक बेस तैयार करेंगे, पहले स्टार्टिंग के इस लेक्चर में एक बेस तैयार होगा, फिर अगले लेक्चर से चीज़ें सही से स्टार्ट होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब मैं आपकी कुछ यादें, पुरानी यादों को ताज़ा करने वाला हूँ, जो आपने 11th में पढ़ी ये चीज़ें, बहुत पहले पढ़ी होगी हो सकता है, या फिर किसी ने रिसेंटली भी पढ़ी हो, सभी की मैं यादें ताज़ा करने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। देखो, जब आप 11th में पहली बार कूदते हो 10th के बाद, तब ये पढ़ाते हैं आपको सब मात्रक, सदिश, अदिश, अच्छे से पता है सभी को, सदिश राशियाँ, भौतिक राशियाँ, विमाएँ, ये सब आपने पढ़ा है, ठीक है। मुझे खुद को भी याद है, जब मैं एक स्कूल में, जो अपने पाली में सुमरपुर है, आप एक CLG करके एक स्कूल में जब मैं पढ़ाता था 11th-12th वालों को, तो उससे पहले तो हालांकि मैंने कोचिंग में पढ़ाया, तो कोचिंग में तो क्या होता था, सिलेबस स्टार्ट हो गया मतलब स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद इसके लिए वेट नहीं कर रहे थे। लेकिन स्कूलों में क्या होता है, भाई 2 बच्चे नए आ गए आज, तो थोड़ा फिर से पढ़ाओ, फिर से पढ़ाओ, ऐसे करते करते महीने भर तक है ना, महीने 1.5 महीने तक यही चला, सदिश सदिश सदिश। बच्चों ने मतलब जो स्टार्टिंग से बैठे रहे क्लास में, जो पहले दिन ही आ गए थे, उन्होंने सदिश बहुत बार पढ़ लिया, और मेरे मुँह से सदिश सुन सुन के मेरा नाम ही रख दिया वेक्टर सर, ठीक है। तो क्या ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और भी शेयर करते रहेंगे। तो देखो, पहले बात करते हैं कि भौतिक राशि, एक तो होता है भौतिक राशि, फिजिक्स है, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान है तो कुछ ना कुछ भौतिक राशि भी होगी, ठीक है। भौतिक राशि यानी कि मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि कुछ ये मार्कर है, मार्कर का में क्या है, भार कितना, सॉरी वेट कितना है, मार्कर का द्रव्यमान कितना, सॉरी भार बोलना गलत होगा अभी, क्योंकि भार और द्रव्यमान में सेम चीज़ नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। हाँ, तो भी mg बन जाएगा, ये सिर्फ m है। तो ये जैसे कि इसका द्रव्यमान क्या अपने आप में एक भौतिक राशि है, द्रव्यमान क्या भौतिक राशि है, तो भौतिक राशि होगा तो उसको कुछ ना कुछ मात्रक होगा, क्या होगा, मात्रक होगा। द्रव्यमान किसमें मापते हैं अपन, किलोग्राम, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि कुछ भी हो, दूरी है तो दूरी के लिए मीटर, समय के लिए सेकेंड, तो अपन भौतिक राशियों के हिसाब से एक्चुअली में कुल मिला के 7 मात्रक है। 7 क्या अपने मूल मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रक और 2 होते हैं पूरक मात्रक, ठीक, सब पूरक, मतलब यानी कि जो रेडियन और स्टेरेडियन वाले जो कोण है, रेडियन में एंगल और स्टेरेडियन, खैर उसको छोड़ दो, वो इतना अपने जरूरी नहीं है। 7 मात्रक से मैं भी अपने क्या काम आएगा मैं बताता हूँ। अपने काम आएगा एक तो दूरी के लिए, दूरी के लिए काम आएगा मीटर में, लेंथ, अपन जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे दूरी को लेंगे मीटर में, ठीक। समय हमेशा अपने सेकंड में आएगा फॉर्मूले में पुटअप करते समय। उसके अलावा किसकी बात आती है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान आएगा kg, किलोग्राम, ठीक। उसके बाद एक धारा आएगा, विद्युत धारा, जिसका मात्रक आएगा एम्पियर, और एक चीज आएगा
टेम्परेचर, इसका मतलब केल्विन, केल्विन। ठीक, उसके अलावा दो मात्रक और है, ज्योति तीव्रता यानी कि इसका मतलब क्या, कैंडेला, ओके, यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और फिर रहेगा मोल, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मोल, पदार्थ की मात्रा और केल्विन। तो देखो मीटर सेकंड और केजी, ये ध्यान रखना, ये चीजें मीटर सेकंड और केजी। अभी अपने ये चलने वाली है सारा, अपने ये ऑस्किलेशन तक चैप्टर, ये वाला चैप्टर और अगले वाला सारा का मामला इसी में चलेगा, मीटर सेकंड और केजी में। मीटर सेकंड दूरी मीटर में, समय सेकंड में, द्रव्यमान किसमें, केजी में। ठीक, तो ये मूल मात्रक वाली चीजें हैं। इनको ऐसा नहीं कि मतलब मैंने आपको पढ़ा दिया तो उसको घर पे जाके आपको मूल मात्रक देखने से नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा बहुत चीजें वो देख लो बस, थोड़ा बहुत क्या है जो याद है, जो धुंधली हो रखी है वो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगी। आगे इनका कोई इतना स्पेशल मतलब ऐसा नहीं कि मतलब इनके ऊपर घुमा फिरा के सवाल ही आएगा। मतलब सिंपल सा करने का मतलब ये कि जब आप कुछ फॉर्मूला सॉल्व करोगे तो उसमें यदि दूरी मीटर में लोगे तो उसके साथ समय को सेकंड में लोगे और उसके साथ इसको किलोग्राम में लोगे। ठीक, ये तो होगी मात्रक वाली बातें। सदिश और अदिश आप सभी को पता है मोस्टली कि भाई ऐसी भौतिक राशि जिनका मतलब जो क्या वैल्यू है, यानी जो परिमाण होता है उसके साथ साथ उसकी दिशा भी हो, डायरेक्शन भी हो। ठीक है, वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल दूरी और विस्थापन, दो चीज़ें अलग अलग। दूरी क्या है, जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस क्या है, अदिश, स्केलर। ठीक, जबकि विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर है, सदिश है। ठीक, उसी प्रकार फोर्स है। ठीक है, अब जैसे कार्य क्या है, अदिश, वर्क क्या है, स्केलर है। ठीक, इस प्रकार सदिश और अदिश चीजें होती है। ये भी आपको मोस्टली पता है। जो भी चीजें आगे आएगी इस टाइप की, जो कौन सा वेक्टर वो मैं आपको बता दूंगा। आपको पता चले कोई वेक्टर हो जैसे कि फोर्स है तो उसको लिखने के लिए अपन ऐसे लिखते हैं, ऐसे। इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स की दिशा ये तीर ऊपर लगा हुआ फोर्स की दिशा नहीं बताता है, बिल्कुल नहीं बताता। ठीक है, तीर लगा हुआ फोर्स की दिशा, ये तो सिर्फ ये बताता है कि एफ इज ए वेक्टर, यानी जो एफ है यानी जो बल है वो क्या एक सदिश है। ये सिर्फ इतना बता रहा है कि फोर्स इज ए वेक्टर, बल क्या एक सदिश है, बस सिर्फ ये इतना बता रहा है। इस तीर का मतलब ये नहीं है कि इस फोर्स इस साइड लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। वो तो किससे मालूम पड़ेगा, जब मैंने लिख दिया कि एफ इज इक्वल टू 4J न्यूटन, 4J न्यूटन यानी कि 4J यानी कि ऊपर की तरफ, वाई एक्स में ऊपर की तरफ, तो यानी कि 4 न्यूटन का बल ऊपर की तरफ लग रहा है। दिशा कौन बताएगा, ये वाला बताएगा, IJ के। समझ गए, जो एकांक सदिश होते हैं वो बताते हैं दिशा। बात क्लियर? ठीक है, सभी को पता है। ये अपने जो अक्षेज है उसमें इस वाले अक्ष के लिए I, ऊपर वाले के लिए J, यहाँ वाले के K। फिर I का बैक साइड -I, माइनस एक्स वाले में J का नीचे -J और K का पीछे -K। ठीक, ये होते हैं सदिश वाली चीजें। जिनको खैर आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता तो भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इनके बिना भी अपने सब कुछ सवाल आगे होने वाले हैं। बस एक बेसिक से थोड़ा सा चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है ना, तो ये समझ गए मात्रक, सदिश, अदिश। फिर आपको जब पढ़ाया जाता है तो क्या पढ़ते हो आप, रेखीय गति पढ़ते हो, वर्तीय गति पढ़ते हो। तो देखो रेखीय गति क्या होती है, रेखीय गति यानी कि ऐसे एक रेखा के रूप में गति, ये ऐसे, ये रेखीय गति है। अगर मैं इस पूरे को देखूं तो ये क्या है, तो ये भी एक रेखीय गति है, ये भी क्या है, पूरी एक रेखीय गति है। ठीक, क्योंकि एक रेखा के रूप में, भले ये रेखा बेंड हो रही है यानी कि जिगजैग हो रही है, लेकिन ये अपने आप में क्या है, रेखीय गति। एक होती है वर्तीय गति, सर्कुलर मोशन। रेखीय गति यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन, वर्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी कि एक पॉइंट के इशारा और एक सर्कल में जो ऑब्जेक्ट है, वो वस्तु है, वो क्या करती है, गति करती है, उसका जो मूवमेंट होता रहता है। ठीक, अब जैसे कि इसमें रेखीय गति में आप देखोगे तो यहाँ पे आता है एक्चुअली में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यानी कि दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। ठीक है, तो ये दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट मोस्टली सभी को पता है। दूरी यानी कि भाई फॉर एग्जांपल मैं कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे गया। ठीक, तो दूरी यानी कि क्या होगा
कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, वो होता है दूरी। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो होगा दूरी, डिस्टेंस। लेकिन विस्थापन क्या होता है, ये फर्स्ट पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट, फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन के बीच की सीधी दूरी, यानी कि स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, यानी कि फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन के बीच की सीधी दूरी, वो होता है विस्थापन। यहाँ पे देखोगे तो ए से चलकर बी को आया, तो यहाँ पर विस्थापन और दूरी दोनों क्या समान है। लेकिन यदि यही कण ऐसे घूम के फिर से यहाँ पे आ जाए, फिर से मान लिया इसी रास्ते में, ये रास्ता साइड में बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन मान लो यही सेम यही ऐसे बैक आ जाए, तो एक्चुअली में इसका जो दूरी तो क्या होगी, दूरी जो डिस्टेंस है, अगर ये लेंथ l है तो डिस्टेंस तो होगी 2l, और विस्थापन क्या हो गया, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया 0। कारण क्योंकि विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच की डायरेक्ट दूरी, सीधी दूरी। तो देखो वो इसका फर्स्ट पॉइंट भी यहाँ पर है, लास्ट पॉइंट भी यहाँ है, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। लेकिन लेंथ क्या होती है, दूरी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, टोटल जो तय किया गया मार्ग है वो, यानी कि टोटल l + l, 2l दूरी हो गया। खैर आप सभी को बेसिकली पता होगा ही, लेकिन फिर मैं आपको बता दिया, ये होता दूरी और विस्थापन। उसी प्रकार इस वर्तीय गति, इस वर्तीय गति को आप जो कोणीय गति है वो भी बोल सकते हो, सर्कुलर मोशन या फिर एंगुलर मोशन, कुछ भी कोणीय गति भी आप इसका को बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है, उसी प्रकार कोणीय दूरी होती है, कोणीय विस्थापन होता है। इसी प्रकार इसमें क्या होता है, कोणीय दूरी और कोणीय विस्थापन होता है। इसको मैं थोड़ा सा अभी आगे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते थे, बल यानी कि फोर्स, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन, फोर्स सभी को पता है, ठीक है। फिर जब भी अपन बल अप्लाई करते थे, फोर्स अप्लाई करते थे, तो कुछ ना कुछ वर्क होता था, वर्क डन, कार्य, ठीक है। और उस कार्य को करने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा लगती थी, एनर्जी, ठीक है। और यदि उसी जो वर्क है यानी कि कार्य करने की दर, 1 सेकंड में अपन जो रेशियो है, यानी कि 1 सेकंड में अपनी दर, 1 सेकंड में कितना कार्य करते हैं उसको बोलते हैं शक्ति, पावर। ये इंसान 1 सेकंड में कितना कार्य कर सकता है, यानी कि ये बोलते भी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति, ठीक, यानी कि W/T, P = W/T, पावर = वर्क अपॉन टाइम। तो टाइम को 1 सेकंड ले दो, तो 1 सेकंड में जितना वर्क होता है वो अपने आप में क्या है, पावर है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपने 11th में पढ़ी है बेसिक, ठीक है। उसके बाद आपने सेंटर ऑफ मास भी पढ़ा है, तो वो तो मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ अच्छे से। और वो अपना दृढ़ पिंड की गति की रिजिड बॉडी, वो तो चैप्टर ही है, ठीक है, वो तो अपने को पढ़ना ही है। अब थोड़ा सा आगे इस रेखीय गति और वर्तीय गति, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि आगे कुछ भी चीज़ हो उसमें अपने कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब देखिए समझते हैं अपन सरल रेखीय गति, कोणीय गति, वर्तीय गति, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस। एक्चुअली कोणीय गति और वर्तीय गति सिमिलर सेम ही चीज़ है, ठीक है। इसको लेकर आप ज़्यादा कंफ्यूज होना जरूरत नहीं कि सर कोणीय गति और वर्तीय गति में क्या डिफरेंस होता है, इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मामूली से डिफरेंस रहता है, लेकिन वो अभी आपके लिए मैटर नहीं करता। आपको रहना है पॉइंट टू पॉइंट, समझ गए। अपन लेबस्टैंड का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो चीज़ इंपॉर्टेंट, जो समझना जरूरी है ना, वहाँ मैं पूरी बाल की खाल निकालूंगा, ठीक। लेकिन जहाँ भी मतलब अपने को कोई ज़रूरत नहीं है उन टॉपिक पे मतलब ज़्यादा अपन ऊपर नीचे नहीं होंगे, ठीक है। और मोस्टली अधिकतर को तो पता भी नहीं होगा कि कोणीय गति और वर्तीय गति में कुछ डिफरेंस भी होता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें रहती है। चलिए अब देखो, सरल रेखीय गति यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन, कोणीय गति एंगुलर मोशन बोल दो, सर्कुलर मोशन बोल लो, बात एक ही है अपने। जिस प्रकार इसमें दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, उसी प्रकार उसमें होता है कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस। जिस प्रकार इसमें विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट, इसमें होता है कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब देखिए, अब मैं आपको सिंपल सा एक पॉइंट बताऊँ कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वो यहाँ पर है, वो यदि यहाँ से चल के पहले यहाँ आई, ठीक, और फिर यहाँ आई, ओके।
अगर ये डिस्टेंस x है, ये y है, ओके, तो वस्तु के इस A से B तक आने में जो दूरी होगी, डिस्टेंस तो क्या होगी, कुल ट्रैवल कितना किया, x मीटर प्लस y मीटर, यानी x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना हो जाएगा x प्लस वाई। जबकि विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ये सीधी दूरी, ये वाली, ये वाला होगा विस्थापन, समझ गए। इस A और B के बीच की सीधी दूरी, यानी कितना विस्थापित हुआ है, अपने स्थिति से, अपनी फर्स्ट पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना विस्थापित हुआ है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो अपने को ये किस रास्ते से, भले ही ऐसे वैसे कहीं से भी घूम के या हो, अपने को उस रास्ते से मतलब नहीं, किस रास्ते से आ रहा है, अपने को सिर्फ फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन से मतलब होता है, समझ गए। व्हेन वी फाइंड दूरी, जब अपन डिस्टेंस फाइंड करते हैं तब अपन ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट, वस्तु किस रास्ते से आ रहा है, कितनी लेंथ तय करते हुए आ रहा है, वो सब कुछ देखना होता है। लेकिन जब अपन विस्थापन निकालने तो अपने को विस्थापन में रास्ते से मतलब नहीं है, विस्थापन में अपन ओनली फोकस करते हैं फर्स्ट पोजीशन लास्ट पोजीशन, यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी। ऐसे ही पढ़ा आपने कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी होता है विस्थापन। बात क्लियर? चलिए, ये आपको डाउट क्लियर होगा कि भाई डिस्टेंस और विस्थापन में इनमें क्या फर्क है। दोनों क्या है, एक टाइप से लेंथ है, मात्रक क्या होता है, मीटर, दोनों के मात्रक क्या होता है, मीटर। ये भी किस में होगा, मीटर में, ओके, ये भी किस में होगा, मीटर में। बात क्लियर? ठीक है, तो दूरी x प्लस वाई, जबकि विस्थापन ये वाला, यानी कि रूट ऑफ अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब आप पाइथागोरस पर में यूज करोगे तो अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बात करते हैं कि भाई कोणीय विस्थापन और कोणीय दूरी क्या होती है, एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब देखो, ये एक पॉइंट है। अब सर्कुलर मोशन और जो एंगुलर मोशन है, तो ये समझ लो कि ये पॉइंट के चारों ओर वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, मूव करता रहता है। एक सर्कल में क्या करता रहता है, ऑब्जेक्ट मूव करता रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने माना कि उस ऑब्जेक्ट की जो पहली पोजीशन है वो कहाँ पर है, यहाँ पर पोजीशन 1। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, पोजीशन 2 पे आ गया, तो 1 से 2 गया तो ये कितना एंगल किया कवर, थीटा एंगल किया ना कवर। तो ये थीटा एंगल क्या होगा, कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। और ये किस में होगा, ये रेडियन में होगा। एंगुलर डिस्टेंस जो थीटा होगा वो किस में होगा, रेडियन में। थीटा किस में होगा, रेडियन में। समझ गए? डिग्री में नहीं लोगे, गलती से भी नहीं लेना। जब भी फॉर्मूले में पुट करोगे ना, फिजिक्स में, मैथ्स में, हमेशा ध्यान रखना, जब फॉर्मूले में जब आप काटते हो, काट पाट करते हो, ऊपर नीचे काट पाट करते हो, तो हमेशा थीटा को रेडियन में लिया जाता है, ठीक है। जिस प्रकार टेम्परेचर को केल्विन में लिया जाता है, उसी प्रकार थीटा को रेडियन में। ऐसा नहीं कि कहीं आप डिग्री में 60 डिग्री लिख के फिर काट दो, नहीं, समझ गए? आपको फिर वहाँ पे π/3 ही लिखना पड़ेगा। तो देखो 2 और 1। अब इसी प्रकार यदि इसकी स्थिति ये यहाँ पे नहीं होके, फॉर एग्जांपल अब यहाँ तो क्या है, यहाँ पर तो क्या है कि एक्चुअली में जो एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय दूरी और कोणीय विस्थापन दोनों ही सेम हो गए। लेकिन यदि यही ऑब्जेक्ट ऐसे घूम के, ऐसे पूरा घूम के यहाँ आए, ठीक, और ये कोई एंगल है θ1, ये कोई एंगल है θ1 और ये कोई एंगल है θ2। कहाँ से, ये वाला, ये एंगल θ2 और ये एंगल है θ1, ओके। तो यहाँ पर ये वस्तु, ये ऑब्जेक्ट 1 से 2 पे आया, कैसे आया, ऐसे घूम के आया। बात क्लियर? तो आपको कोई पूछेगा कि कोणीय दूरी क्या होगी, एंगुलर डिस्टेंस क्या होगा, एंगुलर डिस्टेंस क्या होगा, कुल कितना किया कवर इसने जो कवर किया वो यहाँ से स्टार्ट किया, इसने यहाँ से कवर किया है और यहाँ से यहाँ तक, यानी कितना कवर किया है, θ2। तो जो दूरी आएगी, जो कोणीय दूरी है, वो कितना आ जाएगी, θ2। बात समझ गए? जबकि आपको कोई पूछे कि कोणीय विस्थापन क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो एक्चुअली में उसमें अपने को किस रास्ते से गया है, कौन सा वे को फॉलो किया, वो अपने कोई मतलब नहीं। अपने को मतलब है फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन। जब भी डिस्प्लेसमेंट आए तो उसमें अपने को देखना है सिर्फ फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन, बस। तो फर्स्ट पोजीशन ये रही, लास्ट पोजीशन ये रही, इनके बीच का गैप कितना है, ये गैप कितना एंगल बनाता है इस पे, θ1। तो यहाँ पे जो कोणीय विस्थापन होगा कितना हो जाएगा, θ1। समझ गए? ये होता है, यानी कि वस्तु अगर यहाँ से यहाँ घूम के यहाँ आ गई तो दूरी तो हो गया θ2, ये हो गया θ1। समझ गए? क्यों?
क्योंकि जो डिस्टेंस में तो अपन क्या करते हैं, पूरा वे देखते हैं किस पाथ से होते हुए जाता है, उस पूरे पाथ की लेंथ अपन में लेते हैं। जबकि इस जो डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, ओनली फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन के बीच की दूरी। ठीक, क्योंकि वहाँ सीधी दूरी लेते थे, यहाँ पर अपन एक एंगल के रूप में ले रहे हैं, इसलिए एंगुलर दूरी। समझ गए, बात क्लियर, ये हो गया। फिर उसके अलावा इस सरल रेखीय गति और कोणीय गति में एक और चीज़ होती है, जैसे कि इनकी जो वेग है, इनका जो वेलोसिटी है, उसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में, इनकी वेलोसिटी के बारे में। तो देखो, इसमें जैसे कि आपके वेग क्या होता है, v होता है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें क्या होता है, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग, ठीक है, वो क्या होता है, ओमेगा। समझ गए, v और ये ओमेगा। यहाँ पे अपन बहुत बार स्टार्टिंग वेग, जो प्रारंभिक वेग है, वो u लेते हैं, तो यहाँ पर अपन प्रारंभिक वेग ओमेगा नॉट लेते हैं। ठीक, यहाँ पर जिस प्रकार इसका मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है ना, मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना विस्थापन हो रहा है। उसी प्रकार इसका होता है रेडियन पर सेकंड। इसका क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। समझ गए, जो कोणीय वेग होता है उसका मात्रक होता है, जो कोणीय वेग का मात्रक जो उसकी यूनिट है, वो क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। समझ गए, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट रेडियन पर सेकंड। इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड। उसी प्रकार फिर एक बात आती है, यहाँ पे आता है ए, एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण। ये होता है रेखीय त्वरण। एक आता है अल्फा, वो आता है कोणीय त्वरण। तो इसका मात्रक होता है, सभी को पता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है। उसी प्रकार ये हो जाता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल सी बात है। तो ये है कुछ बेसिक चीज़ें जिससे आपके बहुत सारी चीज़ें मतलब आपके माइंड में कवर होगी। चलिए देखो, एक चीज़ को लेकर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे सब पता है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे आपको फिनिश करवाना है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाना है। ठीक है, मुझे टोटली अब 5 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस हो गया फिजिक्स पढ़ाते हुए। ठीक है, तो आपको इस मामले में बिल्कुल भी, हाँ ऑनलाइन भले ही मैंने एक ही बैच पढ़ाया है, पिछले वाला 2022 वाला, लेकिन उससे पहले मैं फिजिक्स बहुत पढ़ाया हूँ। तो आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं सोचना है कि सर आपने पहले ये टॉपिक पढ़ाया, या फिर बहुत बार ऐसा भी होगा कि मैं जब पढ़ाऊँगा ना तो स्टार्टिंग में कुछ समझ में ही ना आए, लेकिन आप अंत तक टिके रहना, क्योंकि मैं वो अप्रोच बेस ऐसा तैयार कर रहा हूँ कि एक स्टेज पे जाके आपको सब कुछ फिर पूरा एकदम खुला लगेगा एकदम। ठीक है, फिर जाके क्लियर हो जाएगा। हाँ, एट द एंड ऑफ द चैप्टर अगर कोई डाउट रह जाए फिर मेरे को कहना। ठीक है, फिर मैं एग्री हूँ। अगर कुछ चीज़ रह जाती है तो फिर मैं कहूँगा कि हाँ ठीक है ये कुछ हो गया, लेकिन आप बस वेट करना, चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आपके दिमाग में कैसे घुसाना है वो मुझे सब पता है। कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, मुझे सब पता है। कैसे उसको आगे लेके जाना है सब अपन समझेंगे। अभी तक तो मैंने आपको दृढ़ पिंड गतिकी में दृढ़ नहीं बताया क्या होता है, पिंड नहीं बताया क्या होता है, और गतिकी क्या होती है। गतिकी तो समझिए कि वो मोशन, यानी कि ये तो अभी मालूम पड़ी क्या हो, लेकिन मतलब उसको भी मैं आगे आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। बिल्कुल सब कुछ मैंने बताया ना, जब अपना रियल टॉपिक पे आएंगे ना तब सब कुछ अपने क्या बोलते हैं वो डायलॉग ना, फिर से बाल की खाल निकालना, पता नहीं खाल की बाल निकालना है बाल की खाल निकालना, जो भी है, लेकिन बिल्कुल वो ऐसे एक पॉइंट पे अपन फोकस करेंगे, तो आप टेंशन ना ले बिल्कुल। तो अभी मेरा यही इरादा था कि आपके माइंड में सारी चीज़ें आए, जो पहले वाली चीज़ें अपन ने पढ़ी हुई है वो आपके माइंड में सेटल हो जाए। ठीक है ना, आपकी कुछ यादें ताज़ा होगी मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि यादों को ताज़ा करना ज़रूरी था। ये मतलब अभी ऐसा है कि आप बताओ सर आपने थोड़ा चीज़ें बताई, लेकिन बस जस्ट मैंने आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया दिया है कि आपने पहले क्या पढ़ा हुआ है। और इस मैकेनिक्स वाले पार्ट में जब अपन रिजिड बॉडी पे पहुंचते हैं, सेंटर ऑफ मास तक पहुंचते हैं, उससे पहले क्या क्या अपन रियल में पढ़ते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी सिलेबस में नहीं है।
ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत भी बेस आ जाए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी बेस आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। जैसे 2016 में है ना, ये कॉन्सेप्ट आ गया था, ये बहुत सारे बच्चे वहाँ कन्फ्यूज हो गए थे, ये रेडियन पर सेकेंड वाला मीटर वहाँ कन्फ्यूज हो गए थे बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो मतलब आपको बिल्कुल भी मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं रह जानी चाहिए जिससे सवाल गलत हो। यानी कि सवाल तो था पूरा का पूरा एक मतलब इसी कॉन्सेप्ट का, संवेग संरक्षण वगैरह, ठीक है, उसका था, लेकिन इस रेडियन पर सेकेंड नाम की चीज़ ने मैक्सिमम बच्चों को सवाल गलत करवा दिया था, ठीक है। क्योंकि जो अल्फा होता है वो होता है ओमेगा अपॉन टी, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी, यानी कि रेडियन पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, इसलिए रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। ये सिर्फ इतनी सी चीज़ थी और उसकी वजह से बहुतों का वो सवाल गलत हो गया था। तो इसीलिए मैंने आपको बताया ये चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है मतलब वही ना, सवाल मतलब आपको पूरा आता है, सब कुछ आता है, लेकिन थोड़ी सी छोटी माइनर गलती के कारण, छोटे कॉन्सेप्ट के कारण वो पूरा सवाल के ऊपर पानी फिर जाता है लास्ट में जाके, जब कैलकुलेशन करके आंसर निकालते हो लास्ट में जाके ऐसे हो जाता है मामला, ठीक है। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ है, ऐसा एक बार कैसा बहुत बार होता है चीज़ों को लेकर, ठीक है। खैर, तो आज की क्लास में इतना ही। आज ज़्यादा क्लास लंबी नहीं हो पाई है, थोड़ा सा इसको 10 मिनट और खींचना, लेकिन चूँकि मैं नहीं चाहता कि आज से रियल टॉपिक स्टार्ट किया जाए, अभी मैं अगले मतलब अभी टाइम तो है, मैं आपको 10 मिनट और आगे पढ़ा सकता, लेकिन मैं उस 10 मिनट में टॉपिक स्टार्ट करके टॉपिक का मज़ा वो ख़राब नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि नए सिरे से नया टॉपिक स्टार्ट हो और आगे अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे द्रव्यमान केंद्र। क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र अपन पढ़ने वाले हैं। और अब तक आपने यदि कॉपी में कोई नोट नहीं किया तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन अब नोट ले आना। कल से द्रव्यमान केंद्र से आपको नोट बनाने स्टार्ट करने, सब मैं सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करूँ तब से आपको नोट्स बनाने स्टार्ट करने। ये सिर्फ एक ओवरऑल चीज़ें थी कि मतलब क्या क्या फिजिक्स में वगैरह होने वाला है, ठीक है, जो आपके कुछ चीज़ें काम आ सकती है, जैसे कि ये थीटा आएगा बहुत जगह, ये ओमेगा आएगा, ठीक है, ओमेगा आएगा, ये आई ओमेगा वगैरह, ठीक है, आई अल्फा वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आएगी आपके आगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये सब कुछ आइडिया दिया है। अब आपको ये मतलब क्योंकि अभी जो आप चीज़ें पढ़ने वाले हो ना, उसमें आपके ऑस्किलेशन भी है, तो ऑस्किलेशन में ये विस्थापन भी आएगा, ऑस्किलेशन में ये वेग भी आएगा आपके, ठीक है। ये जो एक्सीलरेशन है, जो त्वरण है, तो दोलन गति, जो ऑस्किलेशन यानी कि दोलन गति, तो उसमें ये भी आएंगे सारे, ये सब कुछ मतलब काम आएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ कुछ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं वहाँ मैं आपको अलग से ऐसे, हमेशा मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसा चीज़ होता है अलग से एक बॉक्स बना के समझा देता हूँ कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ठीक। तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल ना लें, आपको बिल्कुल भी कहीं भी जो मैं जहाँ से स्टार्ट किया है ना, बस वहीं से पढ़ने की जरूरत है। पीछे वाला फिजिक्स की कोई भी मतलब पुरानी, ऐसा नहीं कि मतलब आपको अब बुक उठा के बैठ जाओ, सरल रेखीय गति की कुछ सवाल करने बैठ जाओ, सरल रेखीय गति की थ्योरी पढ़ने बैठ जाओ, कुछ कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे पढ़ाऊँ वैसे पढ़ते जाओ, लैब असिस्टेंट का एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। हाँ, अगर कोई सवाल आउट ऑफ सिलेबस ना पूछे, जिस प्रकार इस बार की शिफ्ट में एक सवाल वो सर पे टेंशन का पूछ लिया, ठीक है, प्रश्न नाम वाला, तो जो अपने नहीं था सिलेबस में, तो वो मोस्टली अधिकतर बच्चों को गलत हुआ ही होगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक अच्छे ढंग से, और कॉपी खरीद लेना, ठीक है, जिसपे जो भी है चैनल का नाम लिखना चाहो चैनल का नाम लिख लेना, या फिर आप जो भी स्टार्टिंग करते हो जय श्री गणेशाय नमः ऐसे करके जो भी है वहाँ से स्टार्टिंग कर देना। यहाँ तक लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, सेंटर ऑफ मास से आपको लिखना है ही। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।